नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही के साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। दोनों देशों के प्रगाढ़ रिश्तों और व्यावसायिक मुद्दों पर हुई चर्चा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम के उपायों को बताया नाकाफी। कहा, हर क्षेत्र में कराई जाए फॉगिंग। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्नाव में 847 छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन। विद्यार्थियों ने कहा, पढ़ाई में सुविधा और ज्ञान में होगी बढ़ोतरी। और आकांक्षी जनपद चित्रकूट में कृषि विकास से सुनहरा कल की हुई शुरुआत। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में धान, ज्वार, गेहूं और चना की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकी की दी गई जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। कल शाम भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों के साथ प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही व्यावसायिक मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर पर नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पर है और खाद्यान्न उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फ्लैगशिप डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 11,250 करोड़ रुपए से अधिक के 93 निवेश प्रस्ताव मिले हैं और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईरान के राजदूत और प्रतिनिधिमंडल को ओडीओपी का उपहार भी भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के चौमुहा आजही गांव में शुरू किए गए भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल में दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय नस्ल के गौवंश को सुरक्षित बनाने के लिए गौ संरक्षण जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में 9 लाख से अधिक गौवंश की देखभाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हर गांव में महिलाओं के सहयोग से दुग्ध समितियों के गठन का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल के गौवंश से न केवल दुग्ध पदार्थ बन रहे हैं बल्कि सीएनजी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बदायूं में गौमूत्र और गोबर से पेंट भी बन रहा है। हमें अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो दुग्ध से बने उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही भारतीय नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहें, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गाय के दूध के साथ कई उत्पाद गौपालन से जुड़े हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुकुल के बच्चों के साथ समय बिताया और बच्चों से बातचीत भी की। यहाँ पर 2 नई कड़ी जुड़ी है। एक भगवान श्री कृष्ण और ताऊ बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दूसरा, यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है। उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर जन्मभूमि स्थित भगवान भागवत भवन में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मथुरा गेस्ट हाउस के परिसर में पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों पर जिलाधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में बने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का अवलोकन किया और मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान पुजारियों ने मुख्यमंत्री को पटका भेंट किया और मंदिर का चरणामृत भी दिया। इस दौरान उनके साथ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया है और कहा है कि मच्छरों की समस्या के समाधान की कार्ययोजना पेश की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और नगर निगम से कहा कि मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए फॉगिंग में तेजी लाई जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कागजों के साथ साथ जमीन पर भी काम होता दिखना चाहिए और फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता न निभाई जाए। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि शहर के हर क्षेत्र में फॉगिंग कराई जानी चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि 11 साल बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही हैं। इसके तहत टीवी चैनल के लिए हर 30 मिनट राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस में अपलिंकिंग को सिंपल किया गया है, लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। गाइडलाइन के तहत लाइव कवरेज इवेंट के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सिर्फ सूचित करने से SD से HD या लैंग्वेज चेंज रिक्वेस्ट की जा सकती है। जैसे किसी चैनल को SD से HD करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पे अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाएं। काशी को स्वच्छ बनाने के लिए जापानी विशेषज्ञ वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने सॉलिड वेस्ट, प्रदूषित जल और पीने के स्वच्छ जल के प्रबंधन के लिए नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। वाराणसी में कल रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में जापान के विशेषज्ञों ने इस बात पर मंथन किया कि काशी में सॉलिड वेस्ट, प्रदूषित जल और पीने के स्वच्छ जल की किस प्रकार व्यवस्था की जाए। उन्होंने काशी को साफ सुंदर बनाने के लिए वाराणसी के जल संस्थान और नगर निगम के अलावा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को स्वीकारा कि सन 2013 से अब तक काशी काफी स्वच्छ और सुंदर हुई है। इसमें जापान के हमारे 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट है और वेस्ट वाटर है और पानी के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, और जो कि हमारे शहर में हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं क्लोजली, और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आगे शहर में और क्या क्या बदलाव चाहिए शहर को और साफ सुथरा रखने के लिए। बेसिकली 3 कंपोनेंट के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें पहला कंपोनेंट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा ड्रिंकिंग वाटर। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हमारा प्लांट है, उसको एफिशिएंटली डोर टू डोर कलेक्शन को सेग्रीगेशन के माध्यम से अलग अलग करके डम साइट जो है उस पर पहुंचाना। Yes, my name is Misa Oishi. I am from Japan to conduct the technical cooperation project
funded by the Japanese government in order to support Varanasi Nagar Nigam to improve 3 sectors, namely wastewater management, non-revenue water reduction, and solid waste management. Today we have a knowledge sharing seminar under the project that how we Japanese overcome this situation in Japan. It took a very long time, but we have achieved Japan in now. So we hope that our experience can contribute to Varanasi to improve the sanitation environment in future. So these are the things what we are doing. इस खबर पर और बातचीत के लिए आगे चलते हैं वाराणसी दूरदर्शन संवाददाता दीपक ज्योति त्रिपाठी के पास। दीपक, जापान के सहयोग से काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास लगातार जारी है और इस दिशा में क्या कुछ हुआ है और इसका कितना फायदा काशी के लोगों को मिलने वाला है? ये टीम बनारस पहले भी आई थी तो 2013 में बनारस में गंदगी का साम्राज्य था, सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। लेकिन इस टीम ने खुद इस बात को स्वीकार किया, सन 13 से लेकर अब तक में धीरे धीरे काफी सुधार हुआ। वाराणसी शहर बहुत ही स्वच्छ व सुंदर है, लेकिन इसको हम विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं और इसकी स्वच्छता, वाटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को और डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन काशी को लेकर के स्वच्छता को विशेष, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनवाया, उसकी स्वच्छता और भव्यता देख करके यहाँ पे पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे कि यहाँ पर काफी रोजगार मिला युवाओं को। अभी देव दीपावली पे एक भी होटल या लॉज या धर्मशाला कोई भी रूम खाली नहीं था, बल्कि लोग वेटिंग में थे। तो स्वच्छता में ये स्वच्छ जल, स्वच्छ सिटी, इसके अलावा और सीवेज का जो यहाँ प्रॉब्लम है जगह जगह, वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे पुराना सीवेज सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था यहाँ। ये एक धार्मिक शहर था, लोग यहाँ आते थे, तो ये सीवेज सिस्टम बहुत पुराना, ये उसको और भी डेवलप कर रहे हैं। गंगा भी स्वच्छ रहे, शहर भी स्वच्छ रहे और लोगों को स्वच्छ पानी मिले। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। समाचारों में अब वक्त है छोटे से विराम का। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोपाष्टमी महामहोत्सव का आयोजन किया गया। गांव मावली स्थित गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में पुराण मनीषी शिरकत की। यहां उन्होंने व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में संत, धर्माचार्य समेत बड़ी संख्या में भक्तजन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में किए जा रहे गौ सेवा कार्यों की सराहना की। तुलसी तपोवन इस गौशाला में एक तो गौ माताओं का यहाँ इतना अच्छा जो उनकी सेवा हो रही है और मन को आनंदित हुआ। और महाराज जी ने भी जिस तरह देशभक्ति की बातें की हैं, संत होके भी हमारे देश में धर्म कैसे और स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो, हमारे बच्चे कैसे संस्कार लें, ऐसी शिक्षाप्रद बातें उन्होंने कही हैं। हमें उनका आशीर्वाद भी चाहिए और उनकी प्रेरणा भी चाहिए और उनके रास्ते पर चलने के लिए एक और हम उनके जो आज कहा है उन्होंने, उसे हम अपने जीवन में उतार। प्रदेश के हर जिले के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जिले के सभी विद्यालयों में स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव के चौधरी खजान सिंह महाविद्यालय में 847 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्मार्टफोन पाए छात्रों ने बताया कि सरकार की तरफ से ही उन्हें स्मार्टफोन मिले हैं। इससे उनकी पढ़ाई में सुविधा मिलेगी और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।
हमारी सरकार ने, हमारे विद्यालय ने हमें स्मार्टफोन दिया है जो हमारी आगे की शिक्षा में हमें मदद करेगा और इससे हम तरक्की कर सकेंगे। और हम हमारे विद्यालय को और हमारे स्कूल को धन्यवाद कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। आज हमें कॉलेज में स्मार्टफोन मिले हैं, हम बहुत खुश हैं और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और विद्यालय की तरफ से हमें जो स्मार्टफोन मिले हैं ये हमारी पढ़ाई में बहुत सुविधा देंगे। इसके लिए मैं अपनी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देना चाह रहा हूं, ताकि हमारे कुल बच्चों को ये जो स्मार्टफोन मिला है ये उनकी शिक्षा में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अब सब एजुकेशन जो हो गई है वो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में, पढ़ाई में बच्चों को ये बहुत काम आने वाला है। नीति आयोग के आकांक्षी जनपद चित्रकूट में कृषि विकास के लिए मिशन सुनहरा कल के तहत एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जनपद में धान, ज्वार, गेहूं और चना की फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कृषि को नई तकनीकी देना है। कार्यक्रम में बीज के उपचार से लेकर बुवाई, फसल प्रबंधन और फसल कटाई, भंडारण की जानकारी मास्टर ट्रेनरों को दी गई। इस जानकारी को मास्टर ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र के किसानों के साथ साझा करेंगे। ये हमारा मास्टर ट्रेनर का कार्यक्रम है जो कि पानी संस्थान के द्वारा नीति आयोग और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से चलाया जा रहा है। चित्रकूट जो जिला हमारा आकांक्षी जिला है, जो आकांक्षी जनपद के अंतर्गत आता है, जहाँ पे नीति आयोग पूरा फोकस कर रही है। और यहाँ पे जो हमारी मुख्य फसलें हैं, धान है, ज्वार है, इसके साथ साथ गेहूं और चना है, 4 फसलें ली गई हैं। धान का मुख्य कारण था फसल लेने का कि यहाँ की पानी की समस्या है, जिसको देखते हुए हमें यहाँ DSR को फोकस करना है कि पानी कम लगे, कम से कम लगे और धान का उत्पादन बढ़ाना है। बाकी जो दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें हैं, उनके साथ भी हमें आगे कार्यक्रम जानकारी देते रहना किसानों को। और ये जो मास्टर ट्रेनर का आज का जो हमारा कार्यक्रम का DDAG कार्यालय में ये हुआ। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में अगले महीने से हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की तैयारी है। योगी सरकार ने यहां जल जीवन मिशन की पथौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना का 77% काम पूरा कर लिया है। 367.41 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही इस योजना से 148 राजस्व गांव में रहने वाले 2,39,700 लोगों को पेयजल का लाभ मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति जानने के लिए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव कल हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने गांव के लोगों को आश्वस्त किया कि दिसंबर तक हर घर नल से जल की सप्लाई शुरू होगी। उन्होंने योजना स्थल पर कार्यदायी संस्था और वहां मौजूद विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पेयजल की सप्लाई का लाभ ग्रामीणों को दिलाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाना है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और 2 से पूरा जिला कवर होगा। तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे, पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे दें। मऊ जिले में 71वीं उत्तर प्रदेश सीनियर स्टेट महिला और पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद विनोद कुमार सोनकर ने किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों, विश्वविद्यालयों, स्पोर्ट्स कॉलेजों और रेलवे आदि की लगभग 100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बुधवार को खेले गए पुरुष वर्ग के मैच में जाट रेजिमेंट ने देवरिया हॉस्टल, जालौन ने गाजीपुर, अयोध्या ने संत कबीर नगर को पराजित किया। वहीं महिला वर्ग के मुकाबलों में प्रयागराज ने गाजीपुर, बाना ने मैनपुरी तथा सिद्धार्थनगर ने अलीगढ़ को पराजित कर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच आज एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। यह पहला मौका होगा जब T20 विश्व कप में किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ICC T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी।
ये मुकाबला एडिलेड में दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। ये पहला मौका होगा जब T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो T20 विश्व कप में दोनों टीमें 3 बार भिड़ चुकी हैं। T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच पहली भिड़ंत साल 2007 में हुई थी। ये वही मैच था जिसमें भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसी मैच में युवराज ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास की सबसे तेज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक अटूट है। भारत ने ये मुकाबला 18 रनों से अपने नाम किया था। इसके बाद दोनों टीमें साल 2009 T20 विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ी थी। इस मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 3 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। फिर साल 2012 T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से 2009 में मिली हार का बदला लेते हुए 90 रनों से शानदार जीत अपने नाम की थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने 55 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब गुरुवार को खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप में 10 साल बाद आमने सामने होंगे। We do understand the dynamics of this T20 cricket. You just have to be good on that particular day. Otherwise, it's not good enough. But certainly the guys will have some confidence going into tomorrow's game. For us, in the back of our mind, yes, we can have that confidence knowing that we did pretty well against them. But tomorrow's game is going to be a fresh game. We just have to be good on that day in terms of our skills. We just need to be better than them. दोनों टीमों के बीच T20 विश्व कप में हुए मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। T20 विश्व कप में 3 में से 2 मौकों पर भारत ने अंग्रेजों को धूल चटाई है। इसके अलावा ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में 22 बार दोनों टीमें भिड़ी हैं, जिसमें 12 बार जीत भारतीय टीम के नाम रही है और 10 बार इंग्लैंड को जीत मिली। ऐसे में T20 विश्व कप 2022 का दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के लिहाज से ये मुकाबला 15 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए अहम है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी भारत के लिए एडिलेड में मुसीबत खड़ी कर सकती है। वर्ल्ड कप से 2 कदम दूर टीम इंडिया की अगली भिड़ंत सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड के खिलाफ है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को आधार बनाया जाए और एडिलेड के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एडिलेड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। जनपद शाहजहांपुर में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया गया। गांधी फैजाम महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नाटक का भी मंचन किया। कैसे आपका एक वोट देश को सही दिशा देने में अपनी भूमिका अदा करता है, इस बारे में जागरूक किया गया। मतदाता सूची का प्रकाशन सभी विधानसभाओं में किया जा चुका है। सभी मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2023 से जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, वो सभी लोग मतदाता का अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब दोनों का कार्यक्रम था। अभी हम लोगों ने पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन किया और वहाँ पे एक न्यू वोटर को से वोटिंग का जो है वो इनरोलमेंट करा करके श्री गणेश किया गया है। और यहाँ पे जो बच्चों की काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो उसमें हमारे प्रबंधन के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और कॉलेज के जो नोडल हैं, इन लोगों के स्तर से युद्ध स्तर पे प्रयास करके सभी को जो 1-1-23 को 18 वर्ष हो रहे हैं उनका वोट बनाने का प्रयास किया जाएगा। पूरे जनपद में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विगत चुनाव के पहले हम लोगों ने महिला वोटर्स की संख्या बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की थी और बच्चों को जो विशेष करके 1-1-23 को 18 वर्ष हो रहे हैं उनको 100% प्रयास करके जोड़ा जाएगा मतदाता सूची में। जो माननीय आयोग का दिशा निर्देश है, नो वोटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई छूटेगा नहीं, यही हमारा प्रण है और यही हमारा प्रयास है। नाम फिजा है, मैं जीएफ कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। आज मेरे 18+ हो गई हूँ। मैंने वोट बनवाया अपना, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे अपना अधिकार मिला है आज मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे वोट डालने का मौका मिलेगा जिससे मैं अपनी पसंद की सरकार चुन सकती हूँ।
चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने आगरा में डेंगू और संचारी रोग की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू और मलेरिया की जांच की जाए, वायरल फीवर से जुड़े मरीजों को भी समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई और फॉगिंग कराने की व्यवस्था की जाए, जहां जलभराव हो उसे रोका जाए और जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस जागरूकता में वो अहम भूमिका निभाएं, जिससे उपचार में आसानी हो सके। देखिए, आगरा में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और मेरा खासकर मीडिया के लोगों से आपसे यही अनुरोध है कि पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे ज़्यादा है, यहाँ आगरा में तो बिल्कुल ही नियंत्रण में है। लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि साफ़ पानी कहीं पे भी इकट्ठा ना होने पाए। घर में भी अगर हम बाथरूम में भी बाल्टी रखें या कुछ भी रखें तो उसमें से पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में होता है। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है कि हम लोग, और खासकर बच्चों को भी बाहर अगर निकलने हैं तो फुल शर्ट और फुल पैंट में ही बाहर भेजें और प्रिकॉशन ही सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक चीज़ है। ये मेरा आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील है। खेलो इंडिया के तहत बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी लगातार खेल कुंभ का आयोजन करते रहे हैं। इस बार भी वो खेल कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारत अभी जुड़ा नहीं है, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि भारत जोड़ो यात्रा का उनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। कि भारत, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इसके माने वो ये मानते हैं भारत जुड़ा नहीं है। अगर उनको जोड़ना था तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की यात्रा करते। तो कहीं कहीं कांग्रेस ही इस देश को ये मानती है कि देश जुड़ा नहीं है, विखंडित है। ये कांग्रेस की वो है, बाकी वो किस उद्देश्य को लेकर के यात्रा कर रहे हैं ये वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 नवंबर को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को कैनवास पर उतारा गया है। पेंटिंग प्रदर्शनी में कुल 55 पेंटिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आम जनमानस के लिए निःशुल्क देखने के लिए उपलब्ध रहेंगी। इन पेंटिंग को अकबर नाम के पेंटर द्वारा तैयार किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करते रहे हैं। यह प्रदर्शनी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज लाही के साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। दोनों देशों के प्रगाढ़ रिश्तों और व्यावसायिक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्नाव में 845 छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन। विद्यार्थियों ने कहा, पढ़ाई में सुविधा और ज्ञान में होगी बढ़ोतरी। और आकांक्षी जनपद चित्रकूट में कृषि विकास से सुनहरा कल की हुई शुरुआत। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में धान, ज्वार, गेहूं और चना की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीक की दी गई जानकारी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।